हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग ALP का आज 8वां पेपर है जिसको हम लोग डेली बेसिस पे कंटिन्यू किए हुए हैं और आगे भी जो 30 के 30 सेट है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चलिए समय को ना व्यतीत करते हुए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि आपके एग्जाम ठीक से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या है? ठीक है, आज का पहला प्रश्न, ठीक है, आज का पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा, कोण, ठीक है, कोण बनाते हुए आपतित होती है, आपतित होती है, आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यह परावर्तन के नियम के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कि समझते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए हम लोग एक समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। किसका? एक समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? समतल दर्पण। समतल दर्पण पे ये जो प्रश्न बोल रहा है उस लाइन को करेंगे। ये आपतित किरण हो गए। ठीक है, आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण है। ठीक है, बात समझिएगा, ये आपतित किरण है। ठीक है ना, ये आपतित किरण कह रहा है कि समतल समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का आपतित ये किरण है और ये समतल दर्पण है, इनके बीच ये 20 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 20 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, और कह रहा है कि अंतिम ये बात बोला है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास इतना ही दिया हुआ है प्रश्न के अकॉर्डिंग, लेकिन अब हम इसको समझते हैं कैसे कि बीच में एक अवलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब को डालते हैं। तो अभिलंब 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 जैसे ही हम लोग डाले तो ये कोण हमारे पास कितने का हो गया? 70 डिग्री का। ठीक है, कितने डिग्री का? 70 डिग्री का। अब देखिए आपतित किरण आई, अब परावर्तित किरण, अब यहां से परावर्तित किरण क्या होगी? जाएगी। परावर्तित किरण, परावर्तित परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। प्रश्न में ये समझिएगा, देखिए अगर ये आपतित किरण अभिलंब और आपतित किरण के बीच 70 है तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। बात समझिएगा, 70 डिग्री होगा। तो पूछा है प्रश्न में क्या? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कितने एंगल का कोण बन रहा है? तो टोटल ये 70 70 मिला के 140 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिख रहा है कि 140 डिग्री। ऑप्शन में ऑप्शन बी, ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी उत्तर सही है। ठीक है, तो 140 डिग्री, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर। ये समतल दर्पण था। क्या था? समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, बात समझ में आया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 140 डिग्री। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कितना बेहतरीन है। ठीक है, कह रहा है ये प्रश्न, देखिए क्या कि युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो संलयन, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो होगा क्या कि अंडे के साथ शुक्राणुओं में से, यहाँ पे क्या होगा? में से, ठीक है, बीच में सही कर लीजिएगा, में से एक का संलयन होता है। ऑप्शन 3 जो है सही है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कुछ स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक, नर युग्मक, नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक और थोड़ा सा मादा युग्मक, मादा युग्मक, मादा युग्मक। बात समझ में आया? तो थोड़ा सा नर युग्मक के द्वारा शुक्राणु और मादा युग्मक के द्वारा अंडाणु, अंडाणु। ठीक है, तो अब थोड़ा सा नर युग्मक के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? वृषण के बारे में। ठीक है, वृषण में क्या होता है कि वृषण में, बात समझिएगा, वृषण में क्या होता है कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन के द्वारा होता है। क्या होता है वृषण में? ठीक है, वृषण 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 में शुक्राणुओं का
निर्माण शुक्र जनन के द्वारा होता है। शुक्र जनन। उसी प्रकार से मादा में क्या होगा, अंडाणु का, ठीक है, अंडाणु का अंडाशय में निर्माण क्या कहलाता है, ये शुक्र जनन कहलाता है, और ये क्या कहलाता है हमारा, अंड जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, अंड जनन कहलाता है। बात समझ आया। अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंड जनन कहलाता है। अब वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। ये नर युग्म में समझना। अब देखिए शुक्राणुओं और अंडाणुओं के मिलन को, ठीक है, ये निषेचन के बाद, निषेचन, ठीक है, यहाँ पे होता है क्या, युग्मनज, इसी को जाइगोट कहते हैं, जाइगोट, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। अब थोड़ा सा युग्मक के बारे में हम लोग समझते हैं कि युग्मक क्या होते हैं, ठीक। युग्मकों का निर्माण वृषण या अंडाशय, तो हम लोग युग्मक के बारे में समझ रहे थे। तो युग्मकों का निर्माण वृषण या अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मक का मतलब क्या होता है कि युग्मकों का निर्माण वृषण या अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, युग्मक कहलाता है। बात समझ में आया कि युग्मकों का निर्माण वृषण या अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है, जिसको हम लोग युग्मक कहते हैं, ठीक है, चाहे नर का हो और चाहे मादा का। तो अगर नर का होगा तो वृषण में होगा, मादा का होगा तो किसमें होगा, अंडाशय में होगा। किसमें होगा, अंडाशय में होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन होता है, इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या करा, बहुत बेस्ट ये प्रश्न है, कई बार रिपीट भी हुआ है। देखिए क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं कि क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, मतलब स्थिर अवस्था में, लगभग स्थिर अवस्था में होते हैं। किस तरह से होते हैं, लगभग स्थिर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। चल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग पदार्थ के बारे में, ठीक है, पदार्थ में, ठीक है। तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, पदार्थ के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, कुछ बातें हैं, ठीक है। जैसे जो पदार्थ होता है ये गतिशील अवस्था में होते हैं। पदार्थ कैसे होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं। उसके बाद से पदार्थ जो होते हैं पास होते हैं। क्या होता है, पदार्थ को बीच में रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। ये बात होता है पदार्थ के बारे में, ठीक है। रिक्त स्थान होता है, गतिशील होते हैं, और क्या होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ये तीन बातें हैं, समझ लेते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही समझ लेते हैं क्या, कि देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक। पहली बात क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में, ठीक, रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। और तीसरी बात क्या होती है कि ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। बात समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट, ठीक है। ये देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, हाँ देखिए, कह रहा है कि चार तत्वों की परमाणु संख्याएं, ठीक है, ये दिया हुआ है F9, ठीक है, P15, ठीक है, फास्फोरस 15, ठीक है, क्लोरीन 17, ठीक है,
आर्गन 18। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कि निम्न में से किन दो तत्वों के रासायनिक गुण समान होंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए हमें तत्वों का वर्गीकरण जो लेशन है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो क्या होता है कि हैलोजन समूह, हैलोजन समूह, ठीक है, हैलोजन समूह, ठीक है, जो होता है 17वां, ठीक है, 17 नंबर ग्रुप में हैलोजन समूह है। तो उसमें क्या है, फ्लोरीन, ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, ये एक एटेटाइन होता है। तो फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, ठीक है, और आयोडीन का 53, ये परमाणु क्रमांक होता है। ये सभी एक ही तत्व के क्या है, एक समूह, एक वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, एक वर्ग के तत्व हैं जिनको हैलोजन समूह कहा जाता है। ठीक, 17वें ग्रुप के ये हैलोजन समूह के सभी तत्व हैं। ठीक, इनके क्या होंगे, रासायनिक गुण समान होंगे। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील ये धातु होता है, कौन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए फ्लोरीन भी है 17 में और क्लोरीन भी है। ठीक है, ये दोनों के दोनों तत्व क्या होंगे, एक मतलब इस दोनों क्लोरीन में, अब फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होगा कि इनके रासायनिक गुण समान होंगे। तो ये ऑप्शन में देखते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है एक किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आर्गन है, तो ये इसका आर्गन जो है ये किस श्रेणी का है, तो ये शून्य समूह अक्रिय गैस के समूह का ये तत्व है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, हाँ ये देखिए, ये बेहतरीन सा प्रश्न है ये भी। ठीक है, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, SO4 5H2, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का क्या होगा सूत्र, ये जलीय विलयन। ठीक कर रहा है, जलीय विलयन। तो ये सबसे पहली बात कि जो कॉपर सल्फेट का विलयन होगा ये अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसा होगा, अम्लीय, अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति का जब होगा तो थोड़ा इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे कि अम्लीय में क्या होता है। थोड़ा सा ऑप्शन को देखते हैं और इसका आंसर पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है, ऑप्शन यही क्या है इसका करेक्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग क्या कि ये अम्लीय हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अब कॉपर जो सल्फेट है यह अम्लीय प्रकृति का हो गया। तो अब थोड़ा सा हम लोग अम्ल आ गया है, तो अम्ल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करना है देखते हैं। जैसे अनिल मिला, इस बात को भूलना नहीं है, अनिल मिला। अब देखिए क्या मैं बता रहा हूं आपको, ये समझना है, कभी भूलेगा नहीं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनिल मिला। अनिल मिला का मतलब अम्ल जो होता है, अम्ल क्या करता है कि नीले लिटमस पत्र को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कर नीले लिटमस को वो लाल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यही बात समझना है कि मिला का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो मिला का मतलब मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये क्या करता है, अम्ल लाल कर देता है। बात समझ में आया, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा, एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, छालनी, अब मीठापा। ठीक है, छालनी, तो छा से क्या हो गया यहाँ पे, छार। ठीक है, ये क्या करता है, लाल लिटमस को, ठीक है, लाल को नीला में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, नीला में कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज को किसमें कर देता है, पीला में कन्वर्ट कर देता है। ये बात ध्यान दीजिएगा
कि अनिल मिला और छालनी मिथापा, ठीक है, मिथापा, इसको भूलना नहीं है। क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो क्षार होता है वो मिथाइल ऑरेंज को पीला में कन्वर्ट कर देता है। और जो अनिल होता है, अनिल मिला, तो अ से अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देता है और मिथाइल ऑरेंज को लाल में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ गया? तो इस प्रश्न में इतना। चलते हैं अगले प्रश्न के पास, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ, ये देखिए, ये कितना बेहतरीन सा प्रश्न है। कह रहा है कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन की कौन से नियम को दर्शाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देखेंगे, गौती का तीसरा नियम, ठीक है। किसका नियम? गौती का तीसरा, गौती का पहला नियम, गौती का पहला दूसरा नियम, ठीक है, और गौती का तीसरा नियम और गौती का दूसरा नियम। तो थोड़ा सा यहाँ पे गौती का नियम जो है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा कि ये किसके नियम के, न्यूटन की कौन से नियम की बात कर रहा है? तो न्यूटन के तीसरे नियम की बात हो रही है, न्यूटन के तीसरे नियम, ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम की बात हो रही है। तो न्यूटन के तीसरे नियम से ये क्या हो जाएगा, बंदूक से जो गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है, यह न्यूटन के तीसरे नियम से पता चलता है, ठीक है। अब आया है न्यूटन के तीसरे नियम की बात। तो न्यूटन के तीसरे नियम के कुछ उदाहरणों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण क्या होगा, राकेट से चलाई, राकेट का आगे बढ़ना, राकेट का आगे बढ़ना, ये न्यूटन का तीसरे नियम का उदाहरण है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि दूसरा जो एग्जांपल है हम लोग के पास, ऊंचाई से कूदने पर, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। उसके बाद से क्या होता है, नाव खेने वाला जो होता है, नाव को जब खेता है तो वह जमीन से क्या करता है, बांस से जमीन को दाबता है। ये भी न्यूटन के तीसरे नियम से। तीसरा जो एग्जांपल है, तीसरा वो एग्जांपल क्या है, जब हम लोग नाव में घूमते हैं, नाव घूमते घूमते किनारे आती है, और जब नाव से हम लोग जमीन पर उतरते हैं उस समय नाव क्या होता है, पीछे की तरफ चला जाता है, नाव क्या होता है, पीछे की तरफ चला जाता है। तो वो भी क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम की बात करता है, ठीक है। ये होता है, क्या होता है, न्यूटन के तीसरे नियम। ये गति नहीं, न्यूटन के तृतीय नियम से ये सत्यापित हो रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है। प्रत्येक, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये क्या कहलाता है, न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक बल पे क्या होता है, क्रिया, और दूसरे बल पे प्रतिक्रिया, ठीक है। तो इसीलिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहा जाता है, न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि एक बल पे क्रिया, दूसरे बल पे प्रतिक्रिया होता है, इसीलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये शानदार सा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व जो है ये क्या है, हमारा टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम हमारा क्या है, टाइटेनियम हमारा क्या है, रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। लेकिन प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये क्या है, हमारे रेडियोधर्मी तत्व है, ठीक है। टाइटेनियम जो शब्द आया है, थोड़ा सा हम लोग टाइटेनियम का प्रतीक देख लेते हैं। Ti होता है, इसका परमाणु क्रमांक 22 होता है, इसका परमाणु भार क्या होता है, 47 होता है। और जो टाइटेनियम होता है ये क्या होता है कि रणनीति धातु इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, रणनीति धातु भी कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक है। रणनीति धातु कहते हैं। ये धातु, ठीक है, धातु डी ब्लॉक में पाया जाता है। किसमें, डी ब्लॉक में पाया जाता है, और इसे संक्रमण धातु भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये टाइटेनियम रणनीति धातु के नाम से, और ये धातु होता है जो डी ब्लॉक में पाया जाता है, इसे संक्रमण धातु भी कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया।
अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो इसकी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग क्या कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है। तो इसके लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास कैल्शियम इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बेसिक से समझ लेते हैं कि क्या होगा। जैसे एक ट्रिक होता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। जैसे कापर, ठीक है। उसके बाद से कापर के आगे बढ़ेंगे तो और भी हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या चेक करना है हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि देखिए सबसे अधिक ये जो क्रम दिया है ना, ये घटता हुआ दिया है, घटता हुआ अभिक्रियाशीलता का क्रम दिया है, घटता, ठीक है। घटता हुआ क्रम दे रहा है, ठीक है ये, ठीक है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम, उससे सोडियम, उसके बाद से कैल्शियम। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ना ना पोटेशियम है ना सोडियम है, ना पोटेशियम है ना सोडियम है, तो बचा कौन? ये हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम ये क्या है? इन सभी तत्वों में से सबसे अधिक क्रियाशील है। समझ में आ गया? इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्या कि ये ट्रिक के माध्यम से हम लोग केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और उसके बाद से कापर, उसके बाद से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एजी एयू भी आएंगे, ठीक है। तो सबसे कम किसका होगा? एजी का होगा, जो क्रियाशील सबसे कम क्रियाशील होता है, वो क्रिया करता ही नहीं है, ठीक है। सबसे कम क्रियाशील ये है और सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम है। समझ में आ गया? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। ये देखिए ये कल के पेपर में भी क्वेश्चन दिया हुआ था। ये प्रश्न बहुत लाजवाब है। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। तो चंद्रमा पे जो है चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा पर, ठीक है, एक लड़के का जो भार है वो कितना दिया है? 300 न्यूटन, ठीक है, 300 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर उस लड़के का भार होगा कितना होगा? तो पृथ्वी की सतह पे क्या होगा? पृथ्वी पर उस लड़के का भार कितना होगा? तो 300 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 1800 न्यूटन, ठीक है। 1800 न्यूटन उस लड़के का भार होगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं कितना बेहतरीन है, ठीक है। ये देखिए ये कितना बेहतरीन सा प्रश्न है। कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। तो देखिए सबसे आघात वर्धनीय जो तत्व है वो क्या है इन सभी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एजी है, एजी, ठीक है, सिल्वर, एजी माने चांदी, सिल्वर, ठीक है। ये सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है, ठीक है। तो थोड़ा सा जब ये आघात वर्धनीय पूछ लिया है तो तन्य धातु देख लेते हैं। तो एयू जो होता है ये तन्यता, इसमें तन्यता सबसे अधिक होती है। तन्यता का गुण सबसे अधिक होता है, ठीक है। और देखिए जो पीबी लेड होता है इसमें तन्यता का गुण सबसे कम होता है, ठीक है। तो जो लेड होता है उसमें तन्यता का गुण सबसे कम होता है। जो सोना होता है, सोना मतलब एयू, ठीक है, इसका लैटिन नाम ऑरम है, ठीक है, लैटिन नाम ऑरम है और इसका तन्यता का गुण सबसे अधिक है। अब जैसे सोडियम हो गया, सोडियम क्या है? ये नरम धातु होता है, नरम धातु, ठीक है, जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है, चाकू से काट सकते हैं। इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है सोडियम को। तो ये कुछ इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो एग्जाम में आए हुए थे, इसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ठीक है। ये देखिए ये प्रश्न, ये देखिए निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस प्रश्न के अनुसार जो मेढक है ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। जो भी सरीसृप वर्ग का मतलब ये होगा जो रेंगने वाले जो
रेंगने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे मगरमच्छ रेंगने वाला, सांप रेंगने वाला, कछुआ रेंगने वाला, ये सभी सरीसृप वर्ग के अंदर आते हैं। लेकिन इस प्रश्न में पूछा है कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो मेढक जो है सरीसृप के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है किसके, उभयचर वर्ग के अंतर्गत ये आता है मेढक। ठीक है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत मेढक आता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थिति और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। ठीक है, इसके स्थिति और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु के ऊंचाई से, तो मान लीजिए ये वस्तु है, ठीक है, इसकी ऊंचाई से गिरने पे, तो जिस समय ये गिर रहा होगा उस समय इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, प्रारंभिक वेग 0 होता है तो किनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जब ये वस्तु गिर रही होगी उस समय इसका वेग कितना होगा, अधिक होगा, और उस समय किनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अधिक होगी। ठीक है, और पोटेंशियल, जब देखिए ये पोटेंशियल जो एनर्जी होगी उस समय क्या होगी, कम होगी। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ये नियत होता है, कांस्टेंट होता है, नियत या कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। एक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो किनेटिक एनर्जी घटेगी, अगर किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। बात समझ में आ गया। तो इस प्रश्न के अनुसार ये होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं कि इसकी स्थिति और ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है। इसकी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है, बिल्कुल गलत बात। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है कि वेग बढ़ रहा है तो किनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, स्थिति ऊर्जा कम हो रही है। तो और ऑप्शन सी देखते हैं, इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए आधुनिक जो आवर्त सारणी है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। एमपीटी आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये आधुनिक आवर्त सारणी जो है हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हेनरी मोजले के द्वारा ये 1913 में दिया गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि ये परमाणु, ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर दिए थे, परमाणु क्रमांक के आधार पर दिए थे, क्रमांक के बढ़ते क्रम में दिए थे, मतलब वृद्धि। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इन्होंने ये दिया था। जिस समय इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया उस समय ज्ञात जो तत्व थे, ज्ञात तत्व 118 थे। कितने थे, 118 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं कि क्या मतलब ये नियम दिए थे कि तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। एमपीटी में आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मोजले के द्वारा कहा गया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवधिक फलन होंगे। ठीक है, बस समझ में आ गया। तो अब चेक करते हैं ऑप्शन। ठीक है, घटती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या पे बिल्कुल गलत, बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पे बिल्कुल गलत, परमाणु संख्या में वृद्धि, परमाणु संख्या में क्या कर रहा था, वृद्धि की वजह से ये नियम दिए थे। ठीक है, परमाणु क्रमांक में कमी थोड़ी ना हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, माने 1 2 3 4 ऐसे करके इन्होंने पीरियोडिक टेबल को सजाया था। ठीक है, व्यवस्थित किया था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए कह रहा है क्या कह रहा है ये प्रश्न, देखिए नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए कभी भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो, न्यूट्रॉन, ठीक है, तो एक बेसिक सा न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की अगर संख्या निकालना हो तो बेसिक सा एक फार्मूला है, उसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चनों को कर लेते हैं। ट्रिक का जरूरत नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक
परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमको न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाती है। तो नाइट्रोजन का रहा है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और इसका परमाणु भार 14, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गया। तो अब 14 में से हम लोग क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, ऑप्शन बी 7 सही हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा न्यूट्रॉन आया है तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या कि यूरिया में, ठीक है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, चिप्स के थैलियों में, चिप्स के जो पैकेट होते हैं, ठीक है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम में आए हुए हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये बेहतरीन सा प्रश्न आपके सामने, ठीक है। ये क्या है कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो ये रटने वाला प्रश्न है, आइए इसको आपको पता हो जाएगा इस प्रश्न के माध्यम से कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो अमीटर का प्रयोग करते हैं, अमीटर, ठीक है, अमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन को भी थोड़ा देख लेते हैं। गैल्वेनो जो मीटर होता है, ये क्या नापता है, विद्युत धारा, क्या नापता है, विद्युत धारा को नापता है, विद्युत धारा को नापता है, विद्युत धारा को। अब जो वोल्ट मीटर होता है, ये दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु के बीच विभव को नापता है, ठीक है, विभव को मापता है। दो बिंदुओं के बीच विभव को नापता है कौन, वोल्ट मीटर। थोड़ा सा कुछ और भी यंत्रों से रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं, जैसे पायरोमीटर, क्या होता है, पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, उच्च ताप नापने में, क्या पे, उच्च ताप नापने में, ताप मापने में, ठीक है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे वाट मीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो विद्युत शक्ति नापने में किसका प्रयोग करते हैं, वाट मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वाट मीटर का प्रयोग क्या करते हैं, विद्युत शक्ति नापने में करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कह रहा है ये, ठीक है, ये प्रश्न देखेंगे, ठीक है। ये इस एनालिसिस का, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। क्या समझना है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये खाली जगह में भरना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन को सेट, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन को लिख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑक्सीन क्या होगा, ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन, जिब्रेलिन्स, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा यहाँ पे, साइटोकाइनिन, क्या होगा, साइटोकाइनिन, ठीक है। उसके बाद से चौथा क्या होगा, एब्सिसिस एसिड। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं हम लोग इस प्रश्न का। तो उत्तर हम लोग को पता हो गया कि पौधे में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो वो ऑक्सीन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीन हार्मोन की वजह से संचार के कारण जो होता है वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो ऑप्शन इसका जो होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीन, ठीक। अब ऑक्सीन जो शब्द आया है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। 1880 में, ठीक है, डार्विन के द्वारा इसके बारे में पता लगाया गया, ठीक है। किसके बारे में, इस ऑक्सीन के बारे में 1880 में डार्विन के द्वारा इसके बारे में पता लगाया। जो ये ऑक्सीन होता है ना, ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये पौधे की वृद्धि को, ये क्या करता है, पौधे की वृद्धि को, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है कौन, ऑक्सीन हार्मोन। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ये जिब्रेलिन क्या करता है, ये बौने पौधे की लंबाई
को बढ़ाता है, ये बौने पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। जो एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या करता है, वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। ये क्या होता है, वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। क्या होता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। ठीक, साइटोकाइनिन जो होता है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, साइटोकाइनिन जो होता है क्या होता है, हार्मोन जीर्णता को रोकता है, जीर्णता को रोकता है, हार्मोन जीर्णता को रोकता है। समझ में आया? तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। मिलते हैं हम लोग अगले पेपर में, ठीक है, अगले पेपर के साथ। और थोड़ा सा आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट भी करना ना भूलें, ठीक है। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, थोड़ा सा कमेंट के लिए हम लोग बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं, और प्रोत्साहित हो इसके लिए आप थोड़ा सा कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू।